नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी। मित्रों, आज का जो चर्चा का विषय है वो है मुग़ल काल में कृषकों की दशा, कंडीशन ऑफ पीजेंट्स ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड। तो इसके पहले कि चर्चा प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और अपने मित्रों दोस्तों वगैरह के साथ भी इसे शेयर किया करें। साथ ही साथ लाइक किया करें, कमेंट्स वगैरह भी अपने आप दिया करें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मुग़ल काल में कृषकों की दशा। दोस्तों, हम लोग रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, भू राजस्व व्यवस्था पे मैंने अलग से वीडियो बना के डाली है इस पर, और कृषि उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी कृषि से संबंधित बातों के बारे में पढ़ते हैं कि सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, टेक्नोलॉजी कैसी थी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे कि किसानों की दशा कैसी थी, अर्थात किसान किस स्थिति में रहता था मुग़ल काल में। तो जहाँ तक मुग़ल काल में किसानों की दशा का प्रश्न है, इस विषय में हमें जो आंकड़े मिलते हैं, ख़ास तौर पे उस काल में, मुग़ल काल में बहुत सारे जो विदेशी यात्री भारत में भ्रमण करने के लिए आते थे, तो उनके आधार पर जो आंकड़े एकत्र किए गए हैं, अगर उन आंकड़ों के आधार पर हम किसानों की दशा का मूल्यांकन करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों की दशा अत्यंत कष्टप्रद थी। अगर हम विदेशी यात्रियों के विवरण को ही प्रमाण माने, उसको प्रामाणिक स्रोत माने, तो फिर तो ऐसा लगता है कि न तो किसानों के पास खाने के लिए अच्छा अन्न था पर्याप्त मात्रा में, न तो उनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र थे। और बंगाल, बिहार, सिंध, कश्मीर इत्यादि सभी स्थानों में जो मोटा अनाज था वही उनका भोजन हुआ करता था, और एक मोटे किस्म का चावल पैदा किया जाता था जिसे किसारी बोलते थे। अबुल फजल के अनुसार किसारी चावल खाने से उल्टी हो जाती थी। तो अगर विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ें हम, तो उसमें भारतीय किसानों की दशा को बड़ा दयनीय बताया गया है। उनको ये बताया गया है कि किसारी का चावल खाते थे। गुजरात में किसान ज्वार और बाजरा खा कर के अपने दिन बिताते थे, और यही दशा राजस्थान में थी। यद्यपि आगरा और मालवा प्रांतों में गेहूं खूब पैदा होता था, लेकिन किसान जो था वो उसके पल्ले मोटा अनाज ही पड़ता था, क्योंकि उसकी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कर के रूप में, नजराना इत्यादि देने के रूप में जमींदार वगैरह की सेवा में चला जाता था। मित्रों, मुगल काल में किसानों की दशा का अध्ययन एक बड़ा ही रोचक विषय है, क्योंकि आप देखिए, राज्य की आय का जो सबसे बड़ा साधन था वो भू राजस्व ही होता था। तो ऐसी स्थिति में हाँ, भू राजस्व कौन चुकाता था? भू राजस्व चुकाते थे किसान। तो ऐसी दशा में किसानों के बारे में जानकारी करना बड़ा आवश्यक है। अब हमारे पास जो कुछ भी स्रोत उपलब्ध हैं, मुगल काल के जो फारसी स्रोत हैं, जिसे मैंने विदेशी यात्रियों को विवरण इत्यादि बताया, तो उससे एक चीज़ पता चलती है कि आईने अकबरी में भी लिखा हुआ है, चाहर गुलशन है, और भी बहुत सारे तत्कालीन जो उस समय के स्रोत हैं, और उसके अलावा बहुत सारे आधुनिक विद्वानों ने इस पे काम किया है। जैसे W.H. मोरलैंड ने काम किया है एग्रेरियन सिस्टम पे, डॉक्टर इरफान हबीब ने बहुत अच्छा काम किया है एग्रेरियन सिस्टम पे। तो इन सब को अगर देखा जाए तो इनसे ये पता चलता है कि खेती काफ़ी अच्छी तरीके से होती थी, और खेती का काफ़ी प्रसार था। तरह तरह के सिंचाई के साधन इस्तेमाल किए जाते थे, और बाकी जो है वो खेती तो बैलों से ही होती थी, हल और बैलों से।
हल जो है वो लकड़ी के बने हुए होते थे जिसमें लोहे का फाल लगा हुआ होता था। यूरोप की तरह भारत में घोड़ों या बैल द्वारा खींचे जाने वाले पहिएदार हल और सांचा पट्ट का उपयोग नहीं होता था। तो बहुत सारे जो समकालीन यूरोपीय यात्री हैं, वो उनका ये कहना है कि भारत में जिन हलों का प्रयोग होता था, वो हल जो थे वो बहुत गहराई तक नहीं जोतते थे, बस थोड़ी सी मिट्टी को पलट देते थे, क्योंकि गहरी जुताई करने से मिट्टी की नमी कम होने का खतरा रहता था। तो इस तरह से देखा जाए तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि खेती खूब अच्छी तरह से होती थी और तरह तरह की तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई वगैरह के लिए तमाम साधन थे, जैसे कुएं के द्वारा सिंचाई होती थी, तालाबों के द्वारा सिंचाई होती थी, और कच्चे पक्के कुएं दोनों होते थे। पक्के कुएं जो होते थे वो बंधे होते थे ईंटों से। इसी तरह से आ, रहट वगैरह का भी प्रयोग किया जाता था। जलाशय वगैरह होते थे, झील वगैरह होते थे, तो उनसे भी जो है वो भारत में, खास करके दक्षिण भारत में, तो तालाबों और जलाशयों से सिंचाई वगैरह की जाती थी। बहुत सारी नदियों पे बांध बनाए गए थे और नहरें वगैरह भी निकाली गई थी। तो इस तरह से कृषि उत्पाद जो था वो काफ़ी होता था। खाद्यान्न फसलें उगाई जाती थी, नकदी फसलें उगाई जाती थी, फल और सब्जी इत्यादि उगाए जाते थे, मसाले उगाए जाते थे। गेहूं और चावल ऐसी फसलें थी जो कि पूरे देश में जिनका उत्पादन होता था। और साथ ही साथ और भी दूसरे किस्म के अनाज भी उगाए जाते थे, दलहन है, तिलहन है। और आईने अकबरी में तो इलाहाबाद, अवध, आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान आदि में जौ के उत्पादन का भी उल्लेख मिलता है। खूब जौ पैदा होता था, ज्वार बाजरा भी उगाया जाता था। दाल जो थी, इनमें चना, अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, खेसारी इत्यादि जो है, अ, इनका उत्पादन होता था दलहन के रूप में। इसी तरह से तिलहन का उत्पादन होता था। मकई या मक्का जो है वो, उसका उत्पादन संभवतः नहीं होता था, और उतनी ज़्यादा। तो नकदी, अगर हम देखें, फारसी विवरण वगैरह पढ़ें, तो मुख्य रूप से बाज़ार में जो उपजाई वाली फसलें थी, बाज़ार के लिए जो फसलें उपजाई जाती थी, यानी बेचने के लिए जो फसल उपजाई जाती थी, उन्हें जो है आ, फारसी विवरणों में जिनसे कामिल या जिन्स ए आला कहा गया है, यानी सर्वोत्तम कोट की फसल कहा गया है। और तो नकदी फसलें बहुत जगह उगाई जाती थी, जैसे आगरा में, अवध में, लाहौर में, मुल्तान में, इलाहाबाद में। गन्ने की खेती भी खूब होती थी। बंगाल में जो उगाया जाने वाला गन्ना था वो सर्वोत्तम कोटि का माना जाता था। तो फल और सब्जी इत्यादि भी खूब उगाए जाते थे। बाग बगीचे भी होते थे। बहुत सारे फलों के नाम, जैसे पपीता है, काजू है, अमरूद है, लीची है, नींबू है, खूबानी है, संतरा है, तो नारियल है। तो इन सब के बारे में हमें अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी दोस्तों, किसानों की दशा जो थी, किसानों की जो व्यक्तिगत दशा थी, जो कि उत्पादक थे, वो उतनी अच्छी क्यों नहीं थी, ये बात विचारणीय है। बंगाल, उड़ीसा, सिंध, कश्मीर इत्यादि में हाँ, आम जनता जो थी वो मांस मछली का प्रयोग करती थी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि बंगाल, उड़ीसा, सिंध, कश्मीर इत्यादि का जो वातावरण था, जो वहाँ की क्लाइमेट थी और वहाँ की जो टोपोग्राफी वगैरह थी, तो वहाँ के किसान मांस मछली, जैसे बंगाल में खूब बारिश होती थी, खूब तालाब वगैरह होते थे, सबके पास अपने, उसमें मछली पालन करते थे। तो इन प्रांतों में, खास करके बंगाल, उड़ीसा में, सिंध में, कश्मीर में, किसान मांसाहारी थे। लेकिन अन्य प्रांतों में किसान मांसाहारी नहीं थे, बहुत कम थे। आगरा,
बंगाल तथा पश्चिमी प्रांतों में घी का प्रयोग होता था खूब। घी का प्रयोग तो वैसे पूरे देश में ही खूब होता था, सब घी खाते थे। कश्मीर में घी की जगह अखरोट का तेल इस्तेमाल किया जाता था। ट्रेवेर्नियर जो है वो, उसका विवरण अगर हम देखें तो उससे पता चलता है कि छोटे से छोटे ग्रामों में भी शक्कर और सूखी और गीली मिठाई काफ़ी मात्रा में उपलब्ध रहती थी। हमारे ख्याल से गीली मिठाई से मतलब खांड से हो सकता है। इसी आधार पर डॉक्टर इरफान हबीब का कहना है कि कृषकों को कम से कम गुड़ तो अवश्य उपलब्ध होता होगा। नमक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। मसालों में धनिया, अजवाइन, सूंठ इत्यादि का प्रयोग जो था वो किसान के लिए संभव था। और इसके अलावा लेकिन कुछ जो महंगी जी मसाले थे जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च इत्यादि, तो वो सारे किसानों को की हैसियत से परे थी। तो मतलब जो बड़े किसान थे वही उसका उपयोग करते थे, बाकी हल्दी धनिया तो सभी उपयोग करते थे। तो किसानों को जहाँ तक फलों का संबंध है तो जंगली फल इत्यादि ही जो साधारण किसान थे उनका प्रयोग करते थे। अब जैसे गाँव में तुखमी आम के फसल के समय किसानों का जो मुख्य आहार होता था वो आम ही होता था। देहातों में तो लोग आ, जो थे वो आ, आम खा के ही रह जाते थे। उसी से आम के रस से रोटी खा लेना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आज भी प्रचलित है गाँव में ये। लोग जो है पान वगैरह जैसे महंगे शौक किसान नहीं कर पाते थे। कुछ किसान ताड़ी पीते थे जिनके पास साधन थे, लेकिन जो छोटे किसान थे वो ताड़ी इत्यादि भी नहीं पीते थे। अबुल फजल के अनुसार मालवा में राव और रंक दोनों ही अपने बच्चों को अफीम खिलाते थे। तो चूंकि वहाँ अफीम की खेती होती थी उस क्षेत्र में, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा होता हो। अबुल फजल ने लिखा है तो ये ऑथेंटिक भी होगा। तंबाकू खाने और पीने का रिवाज धीरे धीरे बढ़ रहा था। विदेशी यात्रियों ने जनता की गरीबी का वर्णन करते हुए लिखा है कि लोगों के पास कपड़ों का अभाव था। विदेशी यात्रियों के माने तो ज़्यादातर किसान जो है वो नग्न ही रहते थे, यानी कपड़े नहीं पहनते थे। कुछ लुंगी वगैरह जैसा जो है लपेट लेते थे, और ऊपर का जो उनका शरीर होता था वो अक्सर नग्न ही होता था, और पाँव में चप्पल इत्यादि भी नहीं होती थी, नंगे पैर चलते थे। डॉक्टर इरफान हबीब की धारणा है कि मुग़ल युग के मुकाबले में अब स्त्रियों के पहनावे में बहुत अंतर आ गया था, आजकल आ गया है। तो अब लोगों के पास अधिक वस्त्र होते हैं, जबकि उस समय इतने ज़्यादा वस्त्र नहीं होते थे। झोपड़ियों की दीवारें मिट्टी और छत फूस की बनी हुई होती थी। कहीं कहीं खपड़ा, जिसे आप अंग्रेजी में टाइल्स कह लें, क्ले टाइल्स, तो कपड़ों का प्रयोग भी होता था। आज भी आपको जो कच्चे मकान हैं खास करके इधर उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में, आज भी आपको क्ले टाइल्स वाले या खपड़े से छाए हुए मकान जो है वो मिल जाएंगे। तो इन मकानों में खाट और तख्त तखत या चौकी कह लीजिए, चौकियों के अतिरिक्त और भी कोई साज सज्जा नहीं होती थी। भोजन जो है वो मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था और पत्तों पर खाया जाता था। हालांकि यह बात अ, इतनी सही प्रतीत नहीं होती। सभी लोग मिट्टी के बर्तनों में पका के नहीं खाते रहे होंगे। हाँ, जिनकी स्थिति खराब होगी, जिन किसानों की, वो ऐसा जरूर करते रहे होंगे। स्त्रियां आभूषण तो पहनती थीं, लेकिन फ्रायर की अगर माने तो फ्रायर के अनुसार किसानों के घरों में पीतल, कांच और सीप के ही आभूषण होते थे। सोने चांदी वगैरह जैसी महंगी धातुओं के आभूषण उनके घरों में नहीं मिलते थे। किसानों को भी जो भारत में एक बात खास रही है कि यहाँ के चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हों, लेकिन वो अपने तीज त्यौहार बड़े शौक से मनाते हैं।
तो किसानों को भी तीज त्यौहार और तीर्थ यात्रा का बड़ा शौक था। यद्यपि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर माफ़ कर दिया था, फिर भी उसकी मृत्यु के बाद उसको पुनः लागू कर दिया गया। शाहजहां के काल में कवींद्राचार्य ने इसे माफ़ करवाया। निगार नामा ए मुंशी तथा आलमगीर में भी इसका संकेत मिलता है, आलमगीर नामा में। तो वस्तुतः तीर्थ यात्रा के दौरान जो है किसानों को ठगा भी खूब जाता था, और इसके अलावा कुछ और अवसर होते थे, जैसे पुत्र का जन्म हो या अंतिम संस्कार हो रहा हो, घर में किसी की तेरहवीं वगैरह हो रही हो, तो ऐसे समय में किसान काफ़ी खुले हाथ से, मुक्त हस्त से धन व्यय करता था। यूरोपीय यात्रियों के विवरण से किसानों की गरीबी का हाल तो मिलता है, किंतु यह समझ में नहीं आता कि वो घी कहाँ से खा लेता था और समारोहों के अवसर पर इतना धन कहाँ से व्यय करता था। तो इसलिए जो है यूरोपीय यात्रियों के विवरण को पढ़ने के समय जो है हमें उनकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। जहाँ तक कपड़ों की बात है, कपड़ों के अभाव की बात है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यही है कि भारत की जलवायु इस प्रकार की है। आज भी आप देखें, आज भी आप गाँव में जाएं तो देखें लोग कम कपड़े पहनते हैं, ऊपर से ज़्यादा बनियान पहने रहेंगे। अब एकदम नग्न तो नहीं रहते हैं, लेकिन कम ही कपड़े पहनते हैं। तो इस देश का राजा महाराजा भी जो है कम वस्त्र धारण करता था, तो आम जनता की बात ही क्या करना। यूरोपीय यात्री और भारतीय इतिहासकारों ने जिस दयनीय दशा का वर्णन किया है, तो उसके भी कारण है। यूरोपीय यात्री अपने देशों की श्रेष्ठता बखानना चाहते होंगे, जबकि वास्तविकता तो यह है कि वहाँ के किसान तो दासों के समान थे यूरोप के। जब वहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी तो वहाँ किसानों की दशा बहुत ही खराब थी, और उन पर होने वाले अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। और जो हमारे अपने देश के इतिहासकार हैं, वो अपने को सभ्य समझते थे और किसानों को असभ्य समझते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो इतिहासकार थे वो दरबारी इतिहासकार थे, राज दरबारों में रहते थे। तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर किसानों की दशा को देखा जाए तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं कहीं बहुत अतिशयोक्ति कर दी है। अब जहाँ तक भोजन का संबंध है, तो यह कहना कि किसान जो था वो पूरी तरह से शाकाहारी था, केवल कुछ राज्यों को छोड़ करके बाकी जगह पे मांसाहार नहीं होता था, तो यह बात भी ठीक नहीं है। आज भी अगर देखें तो पूरे भारत में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग हैं। डॉक्टर इरफान हबीब ने कुछ प्रमाण दिए हैं। उनका यह कहना है कि केवल बनियों से ही संबंधित ये बातें थी। दूसरे उनका ये कहना है कि उस युग में जंगलों की संख्या और विस्तार जो है कहीं अधिक था, और जंगली पशुओं को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। जंगल के किनारे बसे हुए जो गांव थे, वहाँ शिकार का प्रचलन था, और आज भी जो गांव जंगल के किनारे बसे हुए हैं वहाँ शिकार का प्रचलन है। फिर सारी की सारी जाति को शाकाहारी मान लेना, ये तर्कसंगत नहीं है। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा गरीबी वगैरह का। जो किसान थे वो गरीबी की मार झेलते थे, कठिनाई में रहते थे, उसके कुछ और भी कारण थे। अब जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि भी किसानों के दुर्दशा का कारण रहे, उनकी बुरी दशा का या उनकी संकट वाली स्थिति का कारण रहे। अब 1554 से 1556 तक आगरा, दिल्ली और बयाना में भयंकर अकाल पड़ा। इसी तरह से 1565 ईस्वी में गुजरात में, और फिर 1574-75 ईस्वी में गुजरात में अकाल पड़ा। सरहिंद में 1572-73 में अकाल पड़ा। इसी तरह से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 1578-1579 में अकाल पड़ा। 1587-88 में हमें
जो उल्लेख मिलता है तत्कालीन जो प्रमाण उपलब्ध हैं, स्रोत उपलब्ध हैं उनसे, कि 1587-88 में टिड्डियों का आक्रमण हुआ, और जिसके कारण भी जो है फसलों को बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह से 1589-90 में अकाल पड़ा। 1590 ईस्वी में वर्षा कम होने के कारण अकबर को तो लंगर खुलवाने पड़े। अगले वर्ष कश्मीर में भी भयानक अकाल पड़ा। 1615 और 1616 में पंजाब, सरहिंद, दोआब और दिल्ली में ताउन की महामारी फैली। ताउन यानी प्लेग। जहांगीर ने इसका कारण बताया है अपने तुझके जहांगीरी में। इसी तरह से 1613-14 ईस्वी में जहांगीर जो है वो कहता है वर्षा की कमी के कारण अकाल पड़ा। और इसी तरह 1630-32 का अकाल जो था वो बहुत ही भयंकर था। गुजरात और दक्षिण के प्रांतों में इसका भयंकर प्रकोप था। 1636-37 ईस्वी में पंजाब में अनावृष्टि के कारण, और 1640 और 1642 ईस्वी में अतिवृष्टि के कारण कश्मीर में अकाल पड़ा। 1642 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। इसी तरह से 1650 में मुल्तान में खरीफ की फसल टिड्डियों के द्वारा नष्ट कर दी गई। 1651 में रबी की फसल बाढ़ में बह गई, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण। 1658 से उत्तर भारत में अकाल का एक लंबा सिलसिला प्रारंभ हुआ, और आगरा, दिल्ली और लाहौर में रहने वाले जो किसान थे उनको इसके कारण बहुत कष्ट सहन करने पड़े। सरकार की ओर से लंगर भी खोले गए। 1702 से 1704 ईस्वी तक नर्मदा के दक्षिण में समस्त प्रदेशों में अकाल और ताउन का प्रकोप रहा। इसी प्रकार से दोस्तों हम ये देखते हैं कि इस देश में, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस देश में लगातार अकाल और महामारी का प्रकोप रहा, जिसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तो अकाल पीड़ित लोगों को जाहिर है कि कष्ट भोगना पड़ेगा और उनके ऊपर संकट आएगा, लेकिन यह समझ लेना कि अकाल एवं महामारी के समय शासक वर्ग चुप बैठता था और सहायता नहीं करता था किसानों की, तो यह एक भयंकर भूल होगी। ऐसी दशा में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार पूरी सहायता देती थी, जिसके कि प्रमाण हमें तत्कालीन ग्रंथों में मिलते हैं। सरकार को एक बात और थी कि किसानों की दुर्दशा का एक कारण ये भी हो सकता है कि सरकार की जो मांग थी धन की वो लगातार बढ़ती जा रही थी। सरकार जो है वो जैसे उसकी भूख ही नहीं शांत हो रही थी। उत्पादन भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, लेकिन ये था कि वसूली बहुत ज़्यादा होती थी। जागीरदारी प्रथा होने के कारण जागीरदार कर वसूलने का काम करते थे, और लेकिन जितनी रकम निर्धारित की जाती थी सरकार के द्वारा उससे कहीं ज़्यादा रकम जो है वो वसूल कर ली जाती थी। और फिर तरह तरह के जो कारिंदे थे वसूल करने वाले, वो तरह तरह के नजराने इत्यादि ले लिया करते थे, ज़्यादा ले लेते थे किसानों से। इजारा प्रथा और घूसखोरी जो है वो किसानों की दशा को और दयनीय बना रहे थे। किसानों पे कर का भार इतना ज़्यादा हो गया था, इतना अधिक हो जाता था कि कभी कभी उनको जो है वो अपने बीवी बच्चों को लेकर के अपने भूमि से पलायन कर जाना पड़ता था। जीवन के साधनों से वंचित हो जाते थे वो। कई बार बाल बच्चों को बेच भी दिया जाता था, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो इस कारण किसानों को अनेक अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। अब जैसे अनियमित अबवाब की वसूली, भूमि कर का अत्यधिक भार, बेगारी, चोरी का संदेह करके उनसे वसूली करना, स्थानीय कर्मचारियों की ज़्यादतियाँ, तो ये सब बातें जो थी वो किसानों को तंग कर रही थी, उनके दुख दर्द को और बढ़ा रही थी। किसान ज़मीन छोड़ के भाग भी जाता था, और इस कारण खेत बिना जुते रह जाते थे। अकाल के समय भी किसान भाग खड़े होते थे, या लगान की बाकी रकम जब वो नहीं चुका पाते थे तब भी दूसरी जगह चले जाते थे, और अंततः या तो भूखे मर जाते थे या कहीं मजदूरी वगैरह कर लेते थे। तो डॉक्टर इरफान हबीब का कहना है कि
कुछ किसान तो हथियार भी उठा लेते थे। और 18वीं शताब्दी में शाह वलीउल्लाह ने अत्याचार को ही विद्रोह का कारण बताया है। तो साधारण रूप से अगर देखा जाए तो अत्याचार सहकर भी किसान शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहता था। पर जब अत्याचार सीमा से अधिक बढ़ जाता था तो वह या तो लूटमार करने लगता था या विद्रोही हो जाता था। अत्याचारों और प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित होने के कारण किसान जो था वो जमींदारों का संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास करता था। कई बार उनकी सेना में भी भर्ती हो जाता था। तो इससे जो जमींदारों की, आप ये कह लीजिए कि जो ताकत थी वो बढ़ती थी। सेना की, उनकी जमींदारों की कार्यशैली जो है प्रतिरक्षा के स्थान पे इससे आक्रमणशील हो गई, ऐसा इरफान हबीब का मानना है। तो इस प्रकार मुगल काल में जो किसानों की दशा थी उसी ने किसानों के विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया। और डॉक्टर इरफान हबीब जो है उनका तो ये मानना है कि कृषक विद्रोह जो था वही मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बन गया। तो इस तरह से मित्रों आप देख सकते हैं कि मुगल काल में यद्यपि उत्पादन खूब होता था, तरह तरह की फसलें उगाई जाती थीं, तरह तरह की व्यवस्थाएं थीं, खेती बाड़ी के लिए तरह तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण, कर्मचारियों की धींगा मस्ती के कारण, ज़्यादा वसूली के कारण, अकाल इत्यादि के कारण और भी तरह तरह की कठिनाइयों के कारण अक्सर जो थे वो किसान, उनकी दशा दयनीय ही रहती थी। और उनकी जो आमदनी थी उसका बड़ा हिस्सा जो है वो अ, सरकार के पास चला जाता था, घूसखोर अधिकारियों, अफसरों, कारिंदों इत्यादि के पास चला जाता था और वो बेचारे भूखे मरते थे। मजबूरन वो अ, किसान से मजदूर बन जाते थे या हथियार वगैरह भी उठाने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो मित्रों तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए चैनल को, और अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो मैं उन टॉपिक्स पे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, तो मैं उन टॉपिक्स पे भी नई नई वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।